जिस दिन वो निकला वही अदालत करेंगे। आपकी डर को सलाम है। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन होगा। जो ईवान में तरमीम लाई जा रही है, जनाब स्पीकर, ये तरमीम अगर प्रोसेस हो जाएगी और इस ईवान से ये अप्रूव होकर चली जाएगी, मैं समझता हूं और हम सारे यही समझते हैं कि इसके साथ जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, सबसे पहली बात ये है कि लास्ट टाइम जो तरामीम हो रही थी उसमें 26वीं तरमीम का जो एजेंडा था ये रह चुका था, और जिसमें उन्होंने खुद ये एडमिट कर लिया था कि वाकई वो आईन से मुतसादम है। वो एजेंडा दोबारा ये रिकॉर्ड पे ला करके अपने मेजॉरिटी के बलबूते पे ये खत्म करना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, ताकत के बलबूते और जनाब स्पीकर अपने जाती मफादात के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उनको अपने अवामी और नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते। अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते और उनके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपका ये पिरामिड बनने से पहले गिरेगा। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। जनाब स्पीकर, मुकद्दस जिम्मेदारी है, ईवान कह रहा है, आईन कह रहा है, उसके इब्तिदाई अल्फाज प्रियम्बल के यही है। इब्तिदा के अल्फाज, आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज उसके साथ बेईमानी की गई है, उस जिम्मेदारी के साथ। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात तो यह है कि यह हुकूमत जब आई, पीडीएम 2, पीडीएम 1 की हुकूमत जिस वक्त आई तो अप्रैल में यह हुकूमत आई और मैं सबसे पहले उन्होंने तरामीम कर ली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में, और 50 करोड़ से कम केसेस को कंसिडर किया कि ये करप्शन के केसेस नहीं होंगे, और अपने सारे केसेस खत्म करा के ये साइड पे हो गए। और अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बालातर है कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया में जमहूरी मुमालिक में अवाम के सामने, कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। क्या सहाबा और खुलफाए राशिदीन पेश नहीं हुआ करते थे? क्या जमहूरियत में आपने नहीं देखा उस जमहूरियत को सलाम जिसमें प्रिंस एंड्रियो को क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तो उसने उसको कहा, न्यूयॉर्क में आपके खिलाफ एक लड़की ने सिविल सूट फाइल किया है, लेकिन मेरा बेटा प्रिंस के हैसियत से उसको डिपेंड नहीं करेगा, मैं अपने बेटे से साइटेड टाइटल ले लेती हूं और वो रॉयल की हैसियत से वहां नहीं जाएगा। और किंग चार्ल्स ने न सिर्फ उससे बाकी टाइटल लिए बल्कि उसको कहा आज के बाद आप रॉयल लाज में रहोगे भी नहीं। इसको कहते जमहूरियत, इसको कहते कानून की बालादस्ती। जनाब स्पीकर, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या उसके पास इम्यूनिटी थी? क्या सरकोजी फ्रांस का सदर कन्विक्ट नहीं हुआ? कल उसको बेल मिली है 3 हफ्ते के बाद। क्या जैक शिराक फ्रांस का सदर था, वो कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या यहूद इजराइल वाला सदर वो कन्विक्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके, ये कौन सी बात है जो लॉ मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर के पास समन नहीं जाना चाहिए? बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? जरदारी तो अपने केसेस
पहली मर्तबा में पार्क लेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बाला तरूं? जनाब स्पीकर, एक चीज मैं जरूर याद कराऊं, आपको अदलिया से जरूर एक शिकायत होगी, लेकिन किंग जेम्स के खिलाफ एक मर्तबा 1670 की सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के एक्सटेंशन के केस में बरतानिया के 1670 के केस का फैसला करते हुए तो उसका हवाला देते हुए यह कहा था कि वहां पर चीफ जस्टिस ने अपने किंग को कहा था और 1616 में वो बिल्कुल इम्यून थे। उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नो मैटर हाउ हाई यू मे बी द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? पहले आपके सामने हुआ नहीं था? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाव मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाव मिलता है, क्या पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है? अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत खत्म करेंगे इसको इंशाल्लाह। अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन होगा इंशाल्लाह। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरहूनी मिन्नत है, करो। आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा न खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। और एक चीज जनाब स्पीकर बताता हूं, हम उस मुल्क के वफादार हैं। गलत एडवाइस दी, और याद रखो यही फौज होंगे, चाहे वो यूनिफॉर्म में है, चाहे वो यूनिफॉर्म के बगैर है। आप जब यूनिफॉर्म में होते सलाम करते, और जो यूनिफॉर्म में नहीं भी हम उनको सलूट और सलाम करते, वो उस कौम के मुहाफिज है, उन्होंने कुर्बानियां दी है। किसने कहा है जनाब स्पीकर कि सदर को आप देते हैं इम्यूनिटी एंड दैट टू फॉर लाइफ? क्या सिर्फ एक बंदा है जो परफॉर्म करता है फंक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट? क्या गवर्नर फिर नहीं करता? क्या स्पीकर नहीं करता? क्या वजीर आजम फिर नहीं करता? हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले ले। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? वो अवाम जो बेचारी सफर हो चुकी है, जिनके पास मिलने को खाना नहीं मिलता, जिसके हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिसके लिए जो वो अगर थाने में चला जाए वहां इंसाफ नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो क्या हम सिर्फ एक फर्के में ऊपर फरका बना दे? एक एलीट क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक और एलीट क्लास लेके आए जो कानून से भी बालातर हो, और आपके सारे बहाने खत्म हो गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लॉ मिनिस्टर साहब, बहाने अब खत्म होने चाहिए। और बहाने ये थे कि जब हम पहली मर्तबा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे थे तो आप लोगों ने हमें क्या कहा? आपने सुप्रीम कोर्ट की तादाद बढ़ाई, 16 जजेस थे, 33 जजेस पे लेके गए। आप 53 जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में लेके आए। मैंने आपको 16 सितंबर में यहां कहा कि 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो केस जिसके लिए आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं, जिसको आपने प्रिसाइसली कहा कि वो आईनी मसाइल कहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी फकत 148 केसेस है। बाकी केसेस आर्टिकल 184 के नहीं है, वो आर्टिकल 199 के आईनी मुकासद नहीं है। अगर 141 केसेस के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बना रहे हैं, ये सब उसके लिए नहीं बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, आवाम के बुनियादी हकूक का हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की जद कोब में जो लोग आ जाते हैं,
ان کے خلاف لوگوں کے پاس ایک قلعہ ہوتا ہے عدلیہ قلعہ کی حیثیت سے، یہ اس قلعہ کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں دو چیزوں کا بصد احترام عرض کروں گا۔ آج جب آپ نے ترمیم کرنے جا رہے ہیں، آپ نے سیریمونیسلی بھی سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑا، آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کیا جو تو رہنے دیا ہے، اس کے حیثیت کو آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے مطابق میں کیا۔ بس جناب اسپیکر، میں ڈائریکٹلی کوشچن کروں گا لا منسٹر صاحب سے کہ آپ نے آرٹیکل 176 میں تبدیلی کیوں کی؟ آج کے بعد پاکستان سے آپ نے ہمیشہ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ختم کر لیا، 100% آپ نے ختم کر لیا۔ آرٹیکل 176 میں تبدیلی کر کے آج کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا، وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا، دوسرا چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا۔ آئندہ پوری دنیا جب بھی کوئی آئین سے ریلیٹڈ، لا سے ریلیٹڈ، رول آف لا سے ریلیٹڈ، آئینی عدالتوں سے ریلیٹڈ دنیا میں کبھی کوئی کنونشن ہوگا، پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں رہا۔ اتنا بڑا ظلم نہ کرو، وہ واپس کر دو۔ آپ نے اس کو ڈسٹرکٹ جج چھوڑ دیا، لیکن آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان، بتاؤ اس عدالت کو کون سے آرٹیکل میں جس میں آپ نے یہ رکھا ہے یہ کہ دیر از اے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان ختم ہو گیا جناب اسپیکر، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہ گیا۔ آپ کی کون نمائندگی کرے گا انٹرنیشنل ورلڈ میں؟ جہاں تک آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے ہیں، جناب اسپیکر صاحب، منٹوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ آپ اگر چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے پرووائڈ کیا کہ پرائم منسٹر اس کا پہلا چیف جسٹس لگائے گا اور پرائم منسٹر ان کے ججز لگائے گا، اور وہ ججز 68 ایئرز تک ہوں گے unless and until they are 68 years old۔ اگر آپ پہلا بیچ رکھتے ہیں، سیکنڈ بیچ کب آئے گا؟ اس لیے آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، یہ پروسیس بھی سراسر غلط ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایک عرض کروں آخر میں، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے لیے آئین میں تبدیلیاں کنسنسس سے کی جاتی ہیں، اور لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ جب آپ کنسنسس کے ساتھ تبدیلی کریں گے تو وہ عوام کی بنیادوں کو، جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرے گا۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ڈیوائیڈ پرووائڈ کیا۔ اور ایک چیز آپ نے لاسٹ ٹائم وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس لوٹوں کا ووٹ نہیں آیا، مبارک ہو، کل آپ نے 2 لوٹوں کے ووٹ سے اپنا ترمیم پاس کروایا، وہ بھی 64۔ وزیر اعظم نے لاسٹ ٹائم ہمیں کہا پراؤڈلی کہ میرے جو انہیں ہمیں ووٹ دیا ہے 5 ان کو ہم نے نکالا ہے، انہوں نے کہا تھا وہ لوٹے نہیں تھے۔ چلو کل تو لوٹوں کا ووٹ لیا، لوٹوں سے بنا ہوا ترمیم یورانہ عوام کی خدمت نہیں کر سکے گا، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ ارے وہ مرد آہن بیٹھا ہوا ہے، جس دن وہ نکلا وہی عدالت ختم کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ ارے وہ مرد آہن جب آئے گا، وہ جو لفظ کہے گا وہی آئین انشاءاللہ۔ اگر آزما کے دیکھنا ہے، اگر آزما کے دیکھنا ہے تو کسی دوار بازار میں جا کے دیکھو، کسی جمعے پہ جا کے دیکھو، کسی فوجی پہ جا کے دیکھو، ہر آئین اور قانون اس کی مرہونی منت ہے، کرو۔ آپ کو آپ کی سوچ پہ سلام ہے، آپ کی ڈر کو سلام ہے۔ اتنا ڈر، اتنا بھیانک ڈر، توبہ جی، کہ وہ دروازہ نہ کھلے، کوئی اس سے ملے نہ، میسج نہ آئے۔